11 को दिसंबर को शनि देव जी मार्गी होंगे, लेकिन 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे और वो वापस आना शुरू करेंगे और वापस आते आते वो कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथी राशि है जी। चौथी राशि जो कर्क है और चौथा जो पक्का घर है वो भूमि, भवन, माता, वाहन के सुख को दिखाता है, यानी आपके नेटिव प्लेस को दिखाता है। अभी जो भी विश्व में युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका और ईरान की बात कर लें, यूक्रेन और रशिया की बात कर लें, इसको लेकर के उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से देखी जा सकती है? क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है विश्व की अर्थव्यवस्था में? अब जैसे शनि है वो क्रूड ऑयल को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है और उस पे मंगल का और सूरज का आघात हो रहा है, यानी जो तेल है वो जल रहा है, वहाँ उन ठिकानों पे बम्बार्टमेंट हो रही, चाहे वो रिफाइनरीज हैं। अब हम बात करेंगे चक्र की 7वीं राशि तुला की। ये बैलेंस की राशि है, न्याय की राशि है और शुक्र की सौंदर्य की, कला की राशि है और वो बहुत वैभवशाली राशियों में ये आती है तुला राशि। और अगर हम इनकी यहाँ से देखें तो इनकी कुंडली के 6ठे घर में शनि वक्री होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए ये बड़ा समय अच्छा होगा। जब ये वक्री होंगे, उनके शत्रुओं को दबाएंगे, उनके रोगों को कंट्रोल करेंगे और इनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी। हमने विश्व स्तर पर जो कुछ भी घटित हो रहा है इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है, लेकिन आगे आने वाला समय विश्व की अर्थव्यवस्था को किस तरफ लेकर के जाएगा, आज हम इस बात को जानने वाले हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी जैसी जो करेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी, इसका उत्थान देखा जा रहा है आने वाले समय में, या इसमें कुछ डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा? गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस किस तरह से बढ़ेंगे? एनआरआईज, अगर आप भी एक एनआरआई हैं तो आपको ये पॉडकास्ट बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें हमने उन ग्रह नक्षत्रों को, उन योगों को, कॉम्बिनेशंस को समझा है जिनसे हमें ये पता चलेगा कि आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा है या आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एनआरआईज के लिए बेनिफिशियल हैं और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर एनआरआईज को सतर्क होने की आवश्यकता है। तो बिना देरी किए अपने अपने बर्थ चार्ट खोल करके बैठ जाइए, क्योंकि हम राशि के हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो समय आ रहा है आगे, इसमें आपकी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है और क्या कुछ रेमेडीज होंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी। जो कुछ भी अर्थव्यवस्था उस समय उस देश की होगी जहां पर भी आप हैं, उसके हिसाब से आपको फायदा होगा या आपको सक्रिय होना पड़ेगा अपने डिसीजंस को लेकर के। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर राकेश कठुरिया साहब का। बहुत बहुत स्वागत सर स्पीकिंग ट्री पर। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज के समय में जो कुछ भी देखा जा रहा है, जो करंट प्लानिटरी पोजिशनिंग है, जो भी गोचर हो रहे हैं या योग बन रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं करेंसी को लेकर के, विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर के, एनआरआईज के माइग्रेशन पैटर्न को लेकर के? विघ्नहर्ता सुखकर्ता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आज का पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। और जो इस समय ग्रहों की स्थितियां हैं, शनि देव जी मीन राशि में हैं, उनके साथ मंगल जी हैं और सूर्य हैं। तो ये बड़ी जो अंगारक पोजीशन बनी हुई है और ये बड़ी एक तरह से विस्फोटक पोजीशन बनी हुई है। उधर राहु जो है अपने नक्षत्र शतभिषा में कुंभ में है और केतु जो है सिंह में अपने नक्षत्र मघा में है। तो ये जो अपने अपने नक्षत्र में जब ये प्लैनेट होते हैं तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और राहु केतु जो है वो जो विच्छेद के नक्षत्र हैं, किसी चीज़ को वो जोड़ते नहीं हैं,
काटते हैं, विध्वंसकारी हैं, विस्फोटक हैं और अचानक घटनाओं को जन्म देते हैं। जी। और शनि मंगल और सूर्य के साथ जो केतु है वो षडाष्टक बनाया हुआ है जी। और राहु द्वादश में है। और इस समय मीन राशि में बुध भी प्रवेश कर गए हैं नीच, उनकी ये नीच राशि है मीन। अच्छा। तो अब बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं जी। और वो 15 डिग्री तक परम नीच के होते चले जाएंगे, जी। यानी लगभग 20-21 अप्रैल तक। तो यानी किसी की बुद्धि भी सही दिशा में काम नहीं करेगी। अच्छा, 20 जो भी निर्णय होंगे वो गलत हो जाएंगे, जो भी कम्युनिकेशन हो जाएगा मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा। और हम ये देख चुके हैं कि जो वार्तालाप यूएसए और ईरान में शुरू हुई वो एक ही दिन में टूट गई और कोई नतीजा नहीं निकला, जी। क्योंकि वो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हो ही नहीं पाएगा इस तरह की परिस्थितियों में। अब जो है पूरे विश्व पे इसका प्रभाव है। गुरुदेव जो इस समय मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं जी। और वो जो है अतिचारी हैं। तो जब गुरु अतिचारी यानी जो उनकी नॉर्मल स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। जी। और जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड में यानी वो जॉगिंग कर रहे हैं, यूँ समझिए मैराथन कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो उस समय जो उनके शिष्य हैं वो उनके साथ नहीं दौड़ पा रहे हैं, उनके बराबर नहीं दौड़ पा रहे, यानी उनका अपने शिष्यों से जो है वार्तालाप कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जी। और जो गुरु जो हैं सबसे शुभ ग्रह हैं, अशुभता को दूर करने वाले हैं, उनके जो शुभ प्रभावों में भी कमी हो गई है, तो वो भी हेल्पलेस हैं, वो भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में नेगेटिव प्रभाव पूरी जो विश्व में ब्रह्मांड में ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा। और उसी के कारण ये सारी समस्याएं जो हम देख रहे हैं, युद्ध की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे ये जो 18, 19, 20, 21 अप्रैल हैं, उस समय स्थितियां और विस्फोटक होंगी। ये महीना उथल पुथल से भरा हुआ है। अच्छा। और इसमें जो है हम मास कैजुअलिटी होते हुए भी देख सकते हैं, जो काफ़ी दुखद होगी। अच्छा। क्योंकि 20 तारीख के आसपास सारे ग्रह जैसे मीन के अंदर शनि, मंगल और बुध लगभग 13 से 14 डिग्री के बीच में है, तो हेड ऑन कोलिजन का केस है। अच्छा। और हमें मालूम है कि मंगल और शनि बहुत ही जबरदस्त शत्रु हैं और ये अंगारक योग बना रहे हैं। तो अंगारक योग क्या है? विध्वंस है। तो इस समय जो परिस्थितियां हैं वो सारी की सारी नेगेटिव बनी हुई हैं और हमें कहीं से कोई मदद आती दिख नहीं रही है। विश्व की अर्थव्यवस्था की बात करें सर, तो अभी जो भी विश्व में युद्ध हो रहे हैं, अमेरिका और ईरान की बात कर लें, यूक्रेन और रशिया की बात कर लें, इसको लेकर के उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से देखी जा सकती है? क्या कोई बड़ा बदलाव आने वाला है विश्व की अर्थव्यवस्था में? जी हाँ, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो सारी इंटरकनेक्टेड है। आज हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी देश आइसोलेशन में है। कहीं भी कोई बड़ी घटना हो रही है विश्व के किसी भी हिस्से में, वो सारे विश्व को प्रभावित करती है। और इस समय ये जो नेगेटिव स्थितियां बनी हुई हैं, अब जैसे शनि है वो क्रूड ऑयल को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है, और उस पे मंगल का और सूरज का आघात हो रहा है। यानी जो तेल है वो चल रहा है, वहाँ उन ठिकानों पे बम्बार्टमेंट हो रही, चाहे वो रिफाइनरीज हैं, चाहे वो ऑयल फील्ड हैं, या उनके जो शिप जा रहे हैं, टैंकर जा रहे हैं ऑयल के, और वो हॉर्मुज में रोक दिए गए हैं। तो सारी दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई है वो बुरी तरह अफेक्टेड हो रही है, उसकी शॉर्टेज हो रही है, उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, और उस वजह से दूसरी चीज़ों के रेट भी बढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। शनि मासेस को भी दिखाता है, जनसाधारण को। तो जनसाधारण जो है पीड़ित हो रहा है। और आगे बढ़कर जुलाई के महीने में शनि वक्री होंगे मीन राशि में। अब जब वक्री होंगे तो ये पीड़ा और बढ़ेगी। अच्छा,
तो एनआरआईज को लेकर के इस समय क्या देखने को मिल रहा है? क्या अभी जो आपने सिचुएशन बोली कि आगे जाकर के और वर्ष होने वाली अर्थव्यवस्था के रेफरेंस में मैं कहूँ, तो इनकी क्या पहले से ही ग्रह नक्षत्रों की चाल इस तरह से हो गई थी, गोचर इस तरह से हो गया था, क्या योग थे जो बता रहे थे कि ये होने वाला है? देखिए, ये सृष्टि का नियम है। जी। ग्रह अपनी गति से चलते रहते हैं, जी। निर्बाध गति से चलते रहते हैं। जैसे राहु और केतु हमेशा वक्री चलेंगे, रिवर्स। जी। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी चलेंगे, यानी सीधे ही चलेंगे। जी। बाकी के जो 5 ग्रह हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, जी। ये जनरली मार्गी चलते हैं, लेकिन समय समय पे ये वक्री होते हैं, यानी रिवर्स चलते हैं। जी। जब ये रिवर्स चलते हैं तो इनके प्रभाव बदल जाते हैं, जी। इनकी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये तो चलते रहेंगे, लेकिन चलते चलते जब ये संयोगवश आपस में टकराते हैं, जैसे एक ही राशि में अंगारक योग अभी हमने बताया, या एक दूसरे से द्वादश हो जाते हैं, या षडाष्टक हो जाते हैं। अब षड आष्टक, षड मतलब छठा घर, अष्टक मतलब 8वां घर। अब कुंडली में जो छठा घर होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है, और 8वां जो है वो संघर्ष का और मृत्यु स्थान है। यानी जब दोनों के बीच में 6 और 8 का रेशो आ गया, तो जो उसके छठे है उसको वो रोग और ऋण और दुख देने की कोशिश करेगा। जो उसके 8वें आ गया षडाष्टक, वो उसको संघर्ष देगा और उसको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। तो जब ये षडाष्टक आते हैं तो प्राकृतिक मुंडेन अफेयर, मैदनी ज्योतिष जिसको बोलते हैं, उसमें ये पूरे संसार को, पूरी प्रकृति को पीड़ित कर देते हैं। उसके फल ये होते हैं कि हमें नेचुरल कैलेमिटीज जैसे भूकंप है, तूफान है, उल्कापात है, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी या कोई भयंकर महामारी का आ जाना, ये सब भी हो सकते हैं। क्योंकि षडाष्टक मैंने एक्सप्लेन किया आपको, उसने मृत्यु भी देनी है, रोग भी देना है, तकलीफें भी देनी है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी बना हुआ है, जैसे हमने बताया शनि का और केतु का। और ये कटाव वाले जिसको बोलते हैं ना कि क्रूर ग्रह हैं, तो इनमें क्रूरता है, इनमें कोई दया की भावना नहीं है किसी के प्रति, क्योंकि ये कर्म फलदाता है, कर्मों का हिसाब भी चुकता इन्होंने करना है। तो ये परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, ये नेगेटिव बनी हुई हैं, और आगे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं बनती। बीच बीच में छोटे छोटे गैप आएंगे जहाँ लगेगा कि सुधार हो रहा है। जैसे पिछले हफ्ते लगा कि वार्तालाप हो जाएगी ईरान की और यूएसए की, सुधार हो जाएगा, शांति हो जाएगी, लेकिन एक ही दिन में वो टूट गई। तो ये परिस्थितियां चलेंगी। सर, जैसे क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया गया था पहले, तो अभी का जो समय है और आगे आने वाला समय, इसमें क्या ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इस तरह की करेंसी उठेगी या फिर ये डिक्लाइन पे जाएगी? क्या अगर डिक्लाइन पे गई तो क्या कोई नया इकोनॉमिक सिस्टम रिफॉर्म आ जाएगा? देखिए, अभी जो क्रिप्टो करेंसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या किसी ने देखी है ये करेंसी? नहीं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो बहुत किया उसमें। देखी है क्या? नहीं देखी। किसी ने कभी एक मिनरल वाटर की बोतल भी खरीदी हो क्रिप्टो करेंसी से? यानी ये करेंसी एक इमेजिनरी करेंसी है जो दिखाई तो देती नहीं है। अब जो चीजें अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती हैं, तो राहु और केतु तो अदृश्य हैं, वो दिखाई देते हैं, शैडो प्लेनेट है। यानी ये जो है, जैसे जैसे राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव बढ़ रहा है, और ये हमारा जो सोशल मीडिया है, इस पे भी इनका पूरा कंट्रोल है। बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती, विद इन फ्यू सेकंड्स पूरे संसार में बात फैलती है। तो राहु महाकाय है, जैसे आप स्क्रीन पे ऐसे करके करके बड़ा कर लेते हैं ना, राहु यही है जिसको कितना भी आवश्यकता अनुसार बड़ा किया जा सकता है। तो जब राहु और केतु का इस पे कंट्रोल है, ना वो दिखते हैं ना ये करेंसी दिखती है। वो अपने अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, तो वो इस करेंसी को बूस्ट देंगे।
और ये बूस्ट कब तक होगा? अगस्त तक। या तो ये स्टेबल रहेगी या ये इंक्रीजिंग में जाएगी, बढ़ेंगे रेट, लेकिन उसके बाद जो है इसमें करेक्शन आएगा। अच्छा। और चूंकि जैसे जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अगर बम्बार्टमेंट होती है, जो आपके संसाधन हैं उनका तो जो बम्बार्टमेंट होगी उससे वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, पूरी तरह गए वो। लेकिन जब ये करेंसी ना दिखती है ना कुछ है तो ये तो क्षतिग्रस्त होने से रही, तो इसके भाव अभी बढ़ सकते हैं, इसके बढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा ना अगस्त सितंबर के बाद इसमें थोड़ा करेक्शन दिखेगा, उसके बाद फिर इसमें साइडवेज मूवमेंट रहेगा। अच्छा सर, एनआरआईज की बात की जाए तो जो इस समय अमेरिका में एनआरआईज हैं, क्या उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है? देखिए, इसमें जो हमारे एनआरआई हैं वो वहाँ बरसों से बसे हुए, वहाँ के देशों के लिए जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार भी वहाँ भारतीयों का कंट्रीब्यूशन मान चुकी है। उनके जितने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे गूगल वगैरह, फेसबुक, सबके जो सीईओ हैं भारतीय हैं। नासा में लोग कहते हैं कि 35-40% भारतीय हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। तो भारतीयों के बगैर उनका काम नहीं चल सकता है। ये स्थिति है क्योंकि भारतीयों का इतना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उनके देश के लिए, और बड़े शांति प्रिय लोग हैं भारतीय। लेकिन जो नीचे की लेवल पे काम कर रहे हैं, और मेरे भी बहुत से क्लाइंट्स हैं यूएसए में, समय समय पे संपर्क करते हैं, उनको परेशानियां हैं, उनके जो जॉब हैं वो जा रहे हैं। अच्छा। एआई की वजह से या वहाँ की इकोनॉमी भी अफेक्टेड होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये ग्रह जो है मुंडेन अफेयर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए है, तो जब इकोनॉमी अफेक्ट होगी पूरी दुनिया की तो यूएसए की और भी ज़्यादा होगी, जितनी जो बड़ी है उतनी ज़्यादा वो अफेक्टेड होगी। तो इस समय परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं, और वहाँ कुछ वीज़ा वगैरह की समस्या भी आ गई है। तो जब जुलाई में शनि वक्री होंगे, शनि वक्री मतलब मासेस के ग्रह हैं ये, जनमानस के, वक्री मतलब वापस आना, उल्टा चलना शुरू कर देना। और जो भचक्र की अंतिम राशि मीन है उसमें चल रहे हैं शनिदेव जी, तो वो जब रेवती नक्षत्र से पीछे आना शुरू करेंगे, उत्तरा भाद्रा अपने नक्षत्र में आएंगे, फिर पीछे और आते जाएंगे जो गुरु का नक्षत्र है पूर्वा भाद्रा। तो जब वो वापस आना शुरू करेंगे, वक्री होंगे, तो वक्र गति लोगों की भी होगी, लोग अपने देश लौटना शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनके लिए फेवरेबल नहीं होंगी। वहाँ कोई अगर वो इनकम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जिन लोगों के पास बहुत सेविंग है वो साल 2 साल वेट करेंगे, वो सस्टेन कर सकते हैं। जिनका लेकिन वो नहीं है इतनी सेविंग, उनको वापस आना पड़ेगा। और शनि का वक्री काल जुलाई से लेके 11 दिसंबर 2026 तक चलेगा। जुलाई से लेके 11 दिसंबर। और इस काल में हम देखेंगे कि काफी लोगों को मजबूरी में वापस अपने देश आना पड़ेगा। अच्छा। 11 दिसंबर को शनि देव जी मार्गी होंगे, लेकिन 13 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे और वो वापस आना शुरू करेंगे, और वापस आते आते वो कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में चौथी राशि है जी। चौथी राशि जो कर्क है और चौथा जो पक्का घर है वो भूमि, भवन, माता, वाहन के सुख को दिखाता है, यानी आपके नेटिव प्लेस को दिखाता है जी। और जब सिंह में वक्री होके वो कर्क में आ रहे हैं, यानी लोग विदेशों से मजबूरी में राजाज्ञा के कारण, सिंह राशि राजा की है। अच्छा। तो राजाज्ञा यानी वहाँ की सरकारी जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी हो जाएंगी कि उनको अपने घर की तरफ वो धकेलेंगे। अच्छा। और ये मैंने जैसे बताया 11 दिसंबर को ये मार्गी होंगे, लेकिन 13 को सिंह राशि में गुरुजी जो वक्री होंगे, तो लोगों का आना जारी रहेगा। सर, आपने बोला 13 दिसंबर से गुरु वक्री होंगे, उसके बाद में क्या कुछ देखने को मिलेगा 13 दिसंबर से लेकर के अगले 2027 तक? जब गुरु वक्री होंगे 13 दिसंबर को, वो वक्री चलेंगे
13 अप्रैल तक 2027 के। अच्छा। और वो वक्र काल जो होगा, गुरु के जो अच्छे प्रभाव हैं, हालांकि गुरु अपनी उच्च राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे जी। कर्क में, लेकिन वो वक्र काल जो है गुरु अपने अच्छे प्रभाव देने में असमर्थ रहेगा। अच्छा। नहीं दे पाएगा क्योंकि वो वक्री है। और या मार्गी होता है तो वो अतिचारी हो जाता है। जी। तो लोगों को वापस आना पड़ेगा। और जो अर्थव्यवस्था है, फाइनेंस है, इसको भी गुरु कंट्रोल करते हैं। जी। अब गुरु जब अतिचारी हैं या उस समय वक्री होंगे तो अर्थव्यवस्था भी पूरे संसार की प्रभावित होगी। और खास करके इसमें ये मैं बता दूं, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका। जी। हो सकता है उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की जो साइड है वो थोड़ी बेटर रह जाए। सर, जो एनआरआईज है, हमने बात की अमेरिका के एनआरआईज की, अमेरिका के अलावा और कौन कौन से देश हैं जिनके एनआरआईज को अलर्ट मोड पर रहने की ज़रूरत है? किन्हें फ़ायदा होगा, किन्हें नुकसान होगा? एनआरआई जो हैं, जो मिडल ईस्ट के, वहाँ हमारे जो भारतीय हैं बहुत बड़ी संख्या में सेटल हैं। जी। चाहे वो यूएई है, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, सब जगह है। जी। और वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है उनका, जी। वहाँ के बिजनेस में। जी। लेकिन जो इसमें मिडल ईस्ट में चल रहा है और अस्थिरता बनी हुई है, और मेरे क्लाइंट्स भी काफ़ी हैं जो मुझे फ़ोन करके बताते रहते हैं, और काफ़ी तो वापस आ चुके हैं। मैंने उनको भी यही सलाह दी थी कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए आप अपने लिक्विड असेट लेके एक बार भारत वापस आ जाइए। अच्छा। तो ये आगे जो टर्मोइल का पीरियड है ये शांत होता नहीं दिख रहा है, और ये मिडल ईस्ट की इकोनॉमी को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करेगा। उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बिल्कुल ही जो हैं एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाएंगे, और हमारे लोगों को, भारत के लोगों को वापस आना ही पड़ेगा। ये परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। ये जो अर्थव्यवस्था पर आप बता रहे हैं सर, प्रभाव पड़ रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था पर, ऐसे में आपने बोला मिडिल ईस्ट के जो एनआरआईज हैं उनको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या कुछ ऐसे भी एनआरआईज हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है, ये बेनिफिट का काम कर सकता है ये काल? देखिए, जो एनआरआई खास करके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साइड में है, जी। या जो कनाडा में है, कनाडा में है, या जो ये पोलर कंट्रीज हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ है, डेनमार्क यहाँ है, लेकिन कम है। जी। तो वो जो थोड़े बेटर पोजीशन में रहेंगे, लेकिन जो नीचे का यूरोप है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, इटली, यहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमी प्रभावित होने के योग दिख रहे हैं। ऐसे भी कुछ एनालाइज है सर जिन्होंने भारत की सिटीजनशिप छोड़ करके उन देशों की सिटीजनशिप ले ली है जहां पर वो रह रहे हैं, उनके लिए किस तरह का ये समय रहने वाला है? देखिए, जो वहाँ की सिटीजनशिप जिनको मिल चुकी है जी। और उनकी फाइनेंस बेटर है, जी। तो वो वहाँ कंटिन्यू करेंगे, उसमें उनके लिए अच्छा है। अच्छा। लेकिन जिन लोगों को सिटीजनशिप मिली ही नहीं है अभी तक, और वहाँ कोई अपने असेट नहीं है और वहाँ कोई इनकम नहीं हो रही, तो उनके लिए कोई जो है उपाय नहीं है। और ये जो शनि और गुरु का वक्री मैंने कॉल बताया है, इससे उनके वापस आने के ही योग दिखते हैं। जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें वापस आने के योग बन रहे हैं। जी हाँ। और मैं ये बता दूं कि जब दिसंबर में शनि मार्गी होगा और उधर अप्रैल तक गुरु जो है वक्री चलेगा 2027, और फिर बता दूं 2 महीने का गैप आएगा, फिर शनि जुलाई में 2027 में लगभग जुलाई में फिर वक्री हो जाएगा। जी। तो ये जो इस तरह से योग बन रहे हैं, ये मुंडेन अफेयर में यही इंडिकेट कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोगों को विदेशों से अपने देश वापस आना पड़ेगा। इस समय जो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस, जैसे अभी उछाल देखा गया, स्टॉक मार्केट में उछाल देखा गया, ये विश्व स्तर पे किस तरह से जाएगा? ये बढ़ेगा या घटेगा? सोना और चांदी इस समय सेफ इन्वेस्टमेंट है। ये या तो साइडवेज रहेगा
या जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बढ़ रही है, जी अनसर्टिनिटी बढ़ रही है, इनके भावों में वृद्धि देखने को मिलेगी और आराम से अगले 1 साल के अंदर 40 से 50% तक इनके भावों में वृद्धि होने के चांसेस दिख रहे हैं। अच्छा क्योंकि जो गुरु हैं वो मेटल्स को, सोने चांदी को, कॉपर वगैरह को इंडिकेट करते हैं जी और ये अभी अपनी उच्च राशि में आएंगे तो उसको थोड़ा बूस्ट देंगे। जी उसके बाद सिंह में जाएंगे, सिंह भी इनकी फेवरेबल राशि में ही आती है, थोड़ा बूस्ट देंगे। लेकिन जब वक्री होंगे तो थोड़ा करेक्शन आएगा। और जो रेयर मेटल हैं जिनको लेके दुनिया में बहुत हंगामा है और जो एआई में जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, जी तो और वो आम पब्लिक को दिखते नहीं है। हमने कभी रेयर मेटल देखे नहीं क्योंकि उनके यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में, तो इनडायरेक्ट वे में हमारे से कांटेक्ट में आते हैं, जैसे बैटरी है और तो हमें दिखते तो है नहीं। तो उसमें राहु केतु का कंट्रोल है, जी राहु केतु अपने नक्षत्र में है। तो एट द सेम टाइम जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके रेट भी बढ़ेंगे, सोना चांदी भी पॉजिटिव जाएगा। सेफर इन्वेस्टमेंट है लोगों के लिए, एक इंडिकेशन है इन्वेस्टमेंट करने का। सर, हम एनआरआईज की बात कर रहे हैं तो कौन सी राशियां होंगी एनआरआईज की जो इस समय फायदे में रहेंगी या उनको बेनिफिट होगा, उनके लिए ये समय लकी साबित होगा, और कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए इस समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है अगर लग्न के हिसाब से देखा जाए तो? देखिए, हम पक्के घरों से भी ले सकते हैं। जी तो लाल किताब ये कहती है कि मैं पक्के घरों में बिलीव करती हूँ। कुंडली का लगन मेष से लेके मीन तक कुछ भी हो, लेकिन जब उसको पक्के घरों की लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करते हैं तो लगन 1 नंबर से ही माना जाता है। जी ग्रह जहाँ हैं वो वहीं रहते हैं। जी उदाहरण के लिए सिंह लगन में जन्म हुआ जी और कुंभ राशि यानी सप्तम भाव में चंद्रमा है, पंचम में माना कि जो हैं गुरु हैं अपनी राशि धनु के। जी तो जब इसको लाल किताब में कन्वर्ट करेंगे तो जहाँ सिंह लगन है वहाँ 1 लिख दिया जाएगा, जी फिर 2 3 4 5। गुरु धनु राशि के, अपनी धनु राशि के पंचम में, तो वहाँ 5 नंबर आ गया। जी 5 नंबर यानी ये सूर्य का पक्का घर है। लगन यानी हमेशा मंगल का पक्का घर है, राशियों से ही कनेक्टेड है। जी। मेष राशि मंगल की होती जी। है, 7वां घर शुक्र का है, वहां आगे चंद्रमा। यानी पक्के घरों के मालिक की बात करते हैं। पहले पक्के घर का मालिक मंगल है, जैसे मेष राशि का मंगल होता है, लेकिन उसका कारक सूरज है, क्योंकि सूर्योदय के समय जो सूरज होता है वो लगन में हुई होता है। जो हर दिन जो सूर्योदय होता है उस समय जिस राशि में सूर्य होता है वहीं से होता है। कनेक्शन बेस वैदिक से ही आता है। जी तो अब जिनकी मेष पहला है उनका जो हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि उनकी कुंडली में मंगल और सूरज कैसा है, क्योंकि एक तो मालिक है, एक कारक है। अगर दोनों ही अच्छे हैं तो उनका स्थायित्व बना रहेगा। जी अच्छा और अगर हम देखते हैं कि वैदिक से मेष राशि, तो उसकी चल रही है 6.5। 6.5 चल रही है, द्वादश में शनि चल रहे हैं मीन राशि में। जी और जब मीन में शनि वक्री होंगे जुलाई से, जी तो अगर हम राशि से देखें तो हो सकता है उनको एनआरआई जो है मेष राशि के वापस आना पड़े, मेष राशि वालों को। क्योंकि अब हम ले रहे वैदिक से जब कनेक्शन करते हैं उनकी 6.5 है। जी 12वां घर फॉरेन कंट्री होता है, जी और फॉरेन कंट्री में जो इस समय शनि देव जी हैं मासेस के कारक, वो वापस आ रहे हैं, वक्री हो गए। तो ये मुंडेन अफेयर में इंडिकेट करता है। जी और अगर हम वृषभ राशि को लेते हैं, उसका जो मालिक शुक्र है, पक्का घर लेके चल रहे हैं दूसरा, और राशि भी कह रहा हूं मैं, जी ताकि दोनों से कनेक्ट कर पक्का घर और पाए। राशि एंड आई एम द ओनली एस्ट्रोलॉजर जी जो वैदिक और लाल किताब दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके उसको इंटरप्रेट करता है, और उसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिलते हैं। जी अब राशि तो वृषभ है, पक्का घर दूसरा हो गया। अब पक्के घर दूसरे का मालिक शुक्र है, जी और कारक इसका गुरु है। अब कारक गुरु है,
अगर कुंडली में दोनों अच्छे बैठे हैं बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ ये देखिए कि जो कारक गुरु है वो अभी वक्री होगा, जी सीधा चलेगा। जब सिंह में चला जाएगा तो 13 दिसंबर 2026 से वक्री होगा। जी जब कारक वक्री हो रहा है तो इंडिकेशन है कि, और दूसरा घर कुटुंब का होता है, जी घर वापसी। और अगर आप उसको देखते हैं राशि से, वृषभ राशि के एकादश भाव में शनि है जी और वहां से वो लगन को देख रहे हैं और वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो लगन तो शरीर है, यानी आपको खींच रहे हैं वापस। फिर वहां से वृषभ राशि वालों को वहां से भी है इंडिकेशन कि उनको वापस आना पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों को भी। और अगर हम अब तीसरे पक्के घर की बात करें, जी उसका जो मालिक है बुध है, मिथुन राशि, जी उसका कारक मंगल है। तो कुंडली में ये दोनों ग्रह कैसे बैठे हैं, इंडिविजुअल की बात पे आता है। जी सारा का सारा 100% मंडेन से नहीं अप्लाई हो सकता। अपनी कुंडली में स्ट्रेंथ क्या है, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, हर एक के कर्म अलग अलग हैं। जी कर्म फलों पे भी बात आती है, तो इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो अब पक्के घर जो है, तीसरे का जो मालिक बुध है और शनि को देखेंगे तो वहाँ से वो आ जाता है 10वें भाव में, जी कर्म भाव में। अब कर्म भाव में वो वक्री हो रहा है। जी तो कर्म भाव में जब वो वक्री हो रहा है यानी पीछे खींच रहा है, तो जो मिथुन राशि के लोग हैं उनको चाहे वापस ना लाए, लेकिन वहां पे ही उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहां पे उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है कर्म प्रोफेशन से। कर्म में 10वां भाव प्रोफेशन का है, है। जी तो उनको जो है वहाँ प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ेगी, चाहे उनको वापस ना आना पड़े पर वहाँ की परिस्थितियाँ उनको काफ़ी तकलीफ दे लगेंगी। अच्छा अब चौथा पक्का घर कर्क राशि है। जी चौथे पक्के घर का जो कारक है वो भी चंद्रमा है और मालिक भी चंद्रमा है, ऑनरशिप है, क्योंकि वो माँ का घर है। माँ अपने और अपने बच्चों के बीच में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती तीसरे का। जी तो ये यहाँ से इसकी गहराई आती है। तो अब चंद्रमा से हम अगर देख लें तो शनि कहाँ हो रहा है, 12वीं राशि, तो वो 9th हाउस है। जी 9th हाउस फिर आपके धर्म कर्म का है। तो जो कर्क राशि वाले हैं वो रहेंगे तो विदेश में ही, लेकिन वहाँ उनकी जो स्पिरिचुअलिटी थोड़ी बढ़ेगी तो वो अपनी समस्याओं पे ओवरकम कर पाएंगे। तो बैलेंस मेंटेन हो जाएगा। बैलेंस वहाँ मेंटेन हो जाएगा। और कुंडली में चंद्रमा कैसा है वो बात उस पे भी आती है। जी अब हम जो लेते हैं सिंह, 5वीं चक्र की 5वीं राशि, इसके स्वामी सूर्य है। और अगर हम 5वें पक्के घर को लेते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो वो उसका मालिक तो सूरज है जी और उसका जो कारक है वो गुरु है। अब गुरु वक्री हो रहा है। और अगर हम देखें 5वें पक्के घर से पकड़ेंगे, सिंह राशि से पकड़ेंगे, उनकी ढैया चलती है। गुरु 8वें भाव में शनि चल रहा है मीन राशि में, उनको वो वापस खींच रहा है। 8वें भाव में शनि मीन राशि में है तो उनका भी पलायन देखा जाए। हाँ, तो वह 8वें ढैया है। हाँ तो उनको वहाँ तकलीफें बढ़ेंगी। शनि वक्री हो गया जी और इधर से जो कारक है वो अतिचारी है जी और 13 दिसंबर 26 से वो भी वक्री हो जाएगा। समस्या सिंह राशि वालों के लिए भी आएंगी। और 5 दिसंबर तक सिंह के अंदर केतु बैठा है। जी वो जब वो बकरी चलता है वो आगे नहीं बढ़ता, पीछे हटता है। जी तो वो उनके 12वें घर में आ जाएगा कर्क राशि में। तो सिंह राशि वालों के लिए भी समस्याएं हैं। अब हम भचक्र की 6ठी राशि की बात करेंगे। जी ये कन्या है, इसके स्वामी बुध हैं। और इसको अगर हम पक्के घरों में देखते हैं तो इसका मालिक तो बुध है, 6ठा घर है जी ऋण रोग शत्रु का। 6ठा घर है, यहाँ मालिक तो बुध है लेकिन कारक बुध और केतु दोनों हैं। जी तो बुध और केतु दोनों होने के कारण, और कन्या राशि के जो चल रहा है शनि 7वें भाव में चल रहा है जी और 7वें भाव में वो वक्री होगा। और इधर से अगर हम लेते हैं कारक तो केतु है और बुध है, ये शनि के साथ
बुध की मित्रता है, जी। तो इनको जो थोड़ा सा वहाँ स्ट्रगल बढ़ेगी, लेकिन वापस आने की नौबत नहीं आएगी कन्या राशि वालों के लिए। अच्छा, तो उनके लिए पलायन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल उनको देखना पड़ सकता देखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इस चक्र की 7वीं राशि तुला की। ये जी। बैलेंस की राशि है, जी। न्याय की राशि है और शुक्र की सौंदर्य की कला की राशि है, जी। और वो बहुत वैभवशाली राशियों में ये आती है तुला राशि। जी। और ये लोग बड़े ही मधुर स्वभाव के होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। जी। तो इनकी जो है 7वें पक्के घर का मालिक तो शुक्र है, जी। लेकिन कारक शुक्र और बुध दोनों ही हैं, और ये दोनों बड़ी तेजी से अपने राशि परिवर्तन करते हैं। और अगर हम इनकी यहाँ से देखें तो इनकी कुंडली के 6ठे घर में शनि वक्री होंगे। जी। तो तुला राशि वालों के लिए ये बड़ा समय अच्छा होगा। जब ये वक्री होंगे, उनके शत्रुओं को दबाएंगे, उनके रोगों को कंट्रोल करेंगे और इनकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जी। अब हम बात करते हैं भचक्कर की 8वीं राशि जी। वृश्चिक। इसके स्वामी मंगल हैं, जी। और ये काल पुरुष का 8वां पक्का घर है। जी। अगर हम वृश्चिक राशि से देखते हैं तो इनके 5म भाव में शनि जी हैं, और इनके जो गुरु हैं उच्च भाव में 9वें भाव में आएंगे अभी जी। जून में, 2 जून से। अभी अष्टम में चल रहे हैं। और 8वें पक्के घर का मालिक जो है मंगल है, लेकिन कारक कौन कौन है? मंगल, शनि और चंद्रमा, जी। तीनों इसके कारक हैं। मंगल, शनि और चंद्रमा। अब 3 कारक क्यों है? सिर्फ एक ही पक्का घर है जिसके कारक 3 हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। ये इसलिए है कि ये संघर्ष का घर है और ये मृत्यु का घर है। अच्छा। डेथ हाउस है। जी। अब जब डेथ की सेंटेंस होती है, जब मृत्यु दंड दिया जाता है किसी को, तो सिंगल जज बेंच कभी नहीं होती। 3। कम से कम 3 जजेस की बेंच होती है, ताकि 2 का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। जी। तो ये वो डेथ हाउस है जहां आदमी की आयु निर्धारित होती, यानी मृत्यु, संसारिक टर्म में फांसी। जी। तो वो एक के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती। जी। जो इसीलिए कहते हैं कि एक मार्केश लग गया तो तकलीफ होगी, लेकिन डेथ हो जाए ऐसा नहीं है। जब तीनों मार्केश लग गए तो फिर कोई बचा नहीं सकता, मंगल, शनि और चंद्रमा। जी। तो अभी आपने देखा होगा पिछले साल पार्लियामेंट में पास हुआ है कि अभी इनको, जो पार्लियामेंट में हमारे लोग बैठते हैं, असेंबली में बैठते हैं, इनको लॉ मेकर ऑफ द नेशन कहा जाता है। जी। और अभी तक वहाँ, यहाँ देखिए, मंगल, शनि, चंद्रमा क्या है? माता है, महिला है। जी। तो 1/3 रिजर्वेशन तो भगवान ने भी दिया हुआ है महिला को वहाँ। यहाँ पार्लियामेंट में नहीं था, और मोदी जी को इस बात की समझ है। अब पार्लियामेंट में 1/3 रिजर्वेशन लेडीज का हो गया, जो अगले इलेक्शन से लागू होने वाला है। तो ये यहाँ से कनेक्शन आता है, 1/3 लेडीज होनी चाहिए लॉ मेकिंग में। तो अब जो है यहाँ ये सोचा जाए कि यहाँ लेडी बैठी होगी तो उस जो सजाए मौत है उसको माफ कर देगी, नहीं। जब लेडी जज के रूप में बैठती है ना, अंधी होती है, तराजू उसी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसका जजमेंट भी उतना ही स्ट्रांग होता है। इसलिए 3 कारक होते हैं। अब इसमें शनि वक्री हो रहे हैं जी। और चंद्रमा का मूवमेंट तो हर 2.25 दिन में है, और मंगल और शनि का टकराव है। अगर कुंडली में आपके मंगल और शनि टकराव में है, षडाष्टक में है, तो ये वृश्चिक वालों के लिए भी समय अच्छा नहीं है। अच्छा, वृश्चिक वालों को भी अलर्ट रहने की तकलीफ हो सकती है। लेकिन उनकी पलायन की स्थिति बनेगी। उनकी पलायन की स्थिति बनेगी, सबकी नहीं बनेगी। मैंने कहा ना, इंडिविजुअल कुंडली पे बात जाएगी इसमें। जी। इसमें 100% जनरलाइज नहीं करेंगे। जी। और इधर धनु राशि, 9वां पक्का घर कालपुरुष का, तो धनु राशि का स्वामी गुरु स्वयं है, और 9वें पक्के घर का कारक भी गुरु है और मालिक भी गुरु है। कोई तीसरे की इंटरफेरेंस है ही नहीं, गुरु ही है, बस गुरु ही है। तो इसके सारा खेल गुरु का है,
क्योंकि धनु का स्वामी भी गुरु ही है। अब इनके जो चतुर्थ ढैया चल रही है, चौथे घर में जी इनके शनि वक्री होगा। चौथा घर तो अपना जो कहते हैं ना जन्म स्थान, वो होता है, उसमें वक्री होगा। और जब गुरु अतिचरी होगा, जी इनके लिए तकलीफें बढ़ेंगी, चाहे इनको विदेश से वापस ना आना पड़े, क्योंकि नवम में जो है वो विदेश का भी घर है जी और चौथा जन्म स्थान है, तो इसमें विरोधाभास है। तो इसमें इंडिविजुअल कुंडली पे भी जाएगा, पर संघर्ष के साथ ये वहीं बने रहेंगे ज्यादातर धनु राशि वाले। जी अब 10वीं भचक्र की राशि मकर राशि है। जी ये आधी पानी में आधी जमीन पे है। जी इनकी कोई समझ नहीं आती, बड़े फिलोसफी एक तरह से मिस्टीरियस होते हैं। जी इनके नेचर को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। 10वां पक्का घर शनि का है कालपुरुष की कुंडली में, जी और वो कर्मफल दाता है, जी और उसके वो मालिक भी खुद हैं, कारक भी खुद हैं, अच्छा उनकी भी मोनोपोली है। और इधर मकर के स्वामी शनि है ही हैं। जी और शनि जो है अभी 3rd हाउस में वक्री होंगे। 3rd हाउस में वक्री होंगे, पराक्रम उनका बढ़ेगा। जी और पक्के घरों से लेते हैं तो 12th हाउस में वक्री होंगे, जी पराक्रम उनका बढ़ेगा, और ये संघर्ष के साथ वहाँ अपनी पकड़ बनाए रखेंगे मकर राशि वाले। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। जी कुंभ राशि का स्वामी तो शनि है, जी और 11वें पक्के घर का जो मालिक है वो भी शनि है, जी लेकिन उसका जो कारक है ना वो शनि और गुरु दोनों है। तो जब शनि वक्री हो रहे हैं तो वहाँ तकलीफ तो आएगी, लेकिन गुरु जो है जब शनि मार्गी हो जाएंगे फिर गुरु वक्री होंगे। 11 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे जी। और 13 दिसंबर को एक दिन के गैप के गुरु वक्री हो रहे हैं। और उनके जो 2nd हाउस धन भाव के स्वामी भी हैं, वो लगन के जो हैं वो शनि हैं। तो इनका सामंजस्य बना रहेगा, उतरती 7.5 है, इनका सामंजस्य बना रहेगा, ये अपना वहाँ मैनेज कर पाएंगे। जी अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जी मीन की तो छाती पे या सिर पे जो 7.5 चल रही है, और इसके स्वामी गुरु हैं, और इसकी जो 12वें पक्के घर के मालिक हैं लाल किताब में वो गुरु हैं, कारक गुरु और राहु दोनों हैं। जी और इसमें जो गुरु हैं राहु हैं अपनी ही नक्षत्र में चल रहे हैं, और गुरु जो हैं इनके अभी 4th भाव में हैं, फिर 5th में आएंगे, और शनि की वक्र काल में ये भी जहाँ हैं टिके रहेंगे, लेकिन काफ़ी तकलीफ इनको झेलनी पड़ेगी वहाँ। अच्छा, इन्हें इनके लिए पलायन के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन इन्हें वहाँ तकलीफें संघर्ष झेलनी करके ये जमे रहेंगे। तो ये हमने वैदिक और लाल किताब दोनों से देखा है। जी तो घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं। ग्रहों की गति है, वो अपना चलते रहते हैं। मैं सबके लिए एक जनरल बात कहूँगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य भगवान को सुबह तांबे के लोटे से जल देते रहें, और जो मैंने बताया उसमें कोई खर्चा नहीं है किसी भी चीज़ में, और गाय की सेवा करते रहें। इतने से चीज़ें संभलती हैं। और विदेशों में हैं, वहाँ गाय की सेवा अगर नहीं हो पाती, ऑनलाइन हमारी जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं भारत में, उनमें कुछ डोनेशन भेजते रहे तो उन पैसों से गाय की सेवा हो गई। और प्रतिदिन माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाते रहे, माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाते रहे, आपकी काफ़ी तकलीफें उसमें नलीफाई हो जाएंगी। तो ये सभी को रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए। ये जनरल मैंने बता दी है। भगवान में पूरा विश्वास रखें, अपने आप में पूरा विश्वास रखें, परिस्थितियां हैं निकल जाती हैं। सर, हमने एनआरआईज की बात की है, ऐसे भी बच्चे हैं जो विदेशों में जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ से हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उनको भी क्या अलर्ट रहने की ज़रूरत है? वो अपने करियर को परस्यू करें या होल्ड पे रखें? उनको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो पूरे संसार में माहौल है, बात उस पर चल रही है ना जी। तो अगर जैसे हमने शुरू में ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया साइड सेफर है जी। जो उधर जाना चाहते हैं वो अपना प्लान कर सकते हैं, सिंगापुर भी प्लान कर सकते हैं जी।
लेकिन जो जाना चाहते हैं यूरोपियन कंट्री, यूएसए, उनको थोड़ा होल्ड पे रखना ही बेटर है। और वैसे भी जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, तो उसमें भी उनको समय दिया जाता है कि अगले 2 साल या 3 साल तक वो स्कोर वैलिड होता है। जी। तो वो अपनी सारी बातें देखते हुए अपनी हर तरह की परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक, और ये वहाँ जहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि मुंडे इन अफेयर अभी सपोर्ट नहीं कर रहे। सर, हमने एनआरआईज की बात की, सारी राशियों के हिसाब से बात कर ली। क्या ये जो समय है, इस समय एनआरआईज को भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये उसके लिए उपयुक्त समय है? जी हाँ, ये एनआरआई को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है जी। और उनके लिए बहुत से एवेन्यू ओपन हैं। और यहाँ इकॉनमी बहुत स्टेबल है और बहुत बड़ी इकॉनमी है और बहुत तरह के फील्ड हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जो भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें उनको फायदा देंगे? इसमें जो शनि की स्थिति है जी। वो भी उनको फायदा देगी। जी। और जो गुरु अतिचारी हो रहे हैं लेकिन अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं, जी। और उसके बाद मित्र राशि सिंह में आ रहे हैं, जी। ये चीजें इन्वेस्टमेंट के लिए फेवर करेंगी। और जो वक्री मतलब आ जाइए, वापस इन्वेस्ट कर लीजिए अपने घर में। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने इतना समय निकाला और इतना कुछ बताया। मुझे भी बहुत खुशी हुई और हमने जो बातें की हैं, और हम ये शुभकामना करते हैं कि संसार में सुख शांति रहे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। अगर आप भी एनआरआई हैं, आप भी भारत से बाहर रह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो हमने डिस्कशन किया है आप उससे कितना रेजोनेट कर रहे हो और क्या आपने अपने बर्थ चार्ट खोल करके इन योग और इन कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया है जिनकी आज हम एनालिसिस कर रहे थे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके अंतर्मन में कोई ऐसा सवाल चल रहा है जो आप चाहते हैं हम कठुरिया साहब से आगे आने वाले एपिसोड्स में पूछें, अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसके साथ आगे आने वाले एपिसोड्स में हम उनसे वो सवाल ज़रूर लेंगे आपके नाम के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों में खुशियाँ बांटते रहिए और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।